हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 50 हो चुके हैं। हम देखते हैं कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 51 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आरफ सनम को ऑफिस लेके आ जाता है। उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। सनम को आरफ को देख के ही डर लग रहा था। आरफ अपना गुस्सा ऑफिस के एम्प्लॉय पे निकाले जा रहा था। सनम से यह देखे नहीं जा रहा था। वो उठ के बाहर लगती है। आरफ उससे पूछता है, कहाँ जा रही हो तुम? सनम उसकी बात का जवाब देने बिना ही केबिन से बाहर चली जाती है। आरा उसके पीछे जाने को होता है कि तभी उसके पास अर्पित आता है और उसकी आज की मीटिंग के बारे में बताने लगता है। थोड़ी देर के बाद अर्पित भी चला जाता है, लेकिन सनम अभी तक भी नहीं आई थी। आरा सनम को देखने के लिए बाहर जाने लगता है। आरा जैसे ही केबिन का डोर ओपन करता है तो देखता है सनम केबिन के डोर के बाहर खड़ी खाने लेके खड़ी थी। आरव को देख के सनम झेप जाती है और अपने नज़र नीचे करके चुपचाप अंदर चली जाती है। आरव भी उसे घूरे जा रहा था। वो आरव की तरफ एक नज़र उठा के भी नहीं देखती और फिर धीरे से आरव के पास आती है। उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे बिठाती है और नाश्ते का इशारा करती है। सनम वहीं आरव के पास खड़ी हो जाती है। आरव के चेहरे पे अब भी कोई भाव नहीं था। पता नहीं ये हैंडसम लोग इतना भाव क्यों खाते हैं मुस्कुराने में। थोड़ी स्माइल अगर चेहरे पे ले आएंगे तो क्या इनका वेट कम हो जाएगा? हमेशा खूब बनना ज़रूरी होता है क्या? जैसे अगर गलती जैसे अगर गलती से भी इनके दांत दिख गए तो नज़र लग जाएगी। सनम अपने मन में आरव को देख के सोचते जा रही थी, क्योंकि सामने बोलने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सनम अपनी ही सोच में गुम थी कि आरव उसे आवाज़ दिया जा रहा था, लेकिन सनम तो आरव की तारीफ में बिजी थी। उसको सुनाई देता तब ना। सनम ने कोई रिस्पॉन्स ना देने पर आरव उसका हाथ पकड़ के उसे खींचता है। सनम सनम धीरे से आरव की गोद में गिरती है। सनम आरव की खींचने से होश में आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? आरव अपनी एक आईब्रो उठाते हुए सनम की ओर देखता है और उसे ऐसे देखने पे सनम रोनी सुनत बना के बोलती है, क्या हुआ? आरव अपनी रूड वॉइस में बोलता है, जब खाना ले ही आई थी तो खिला भी दे दो। सनम अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आरव को देखने लगती है और फिर आरव की गोद में उसे उठने की कोशिश करती है, पर आरव उसे जानने ही नहीं देता। सनम अपनी नीचे करके बोलती है, छोड़ तो सही, तभी तो खिला पाऊंगी। क्यों, ऐसे खिलाने में तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? आरव की बात सुन के सनम झेप जाती है और जल्दी से खाना लेके आरव को खिलाने लगती है। थोड़ी देर बाद आरव उसे मना करते हुए बोलता है, मेरा हो गया। उसके बाद आरव सनम को नाश्ता खिलाता है और ऐसे ही दोनों का पेट भर जाता है। अब तक आरव का गुस्सा भी काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था और वो नॉर्मली सनम से बात भी कर रहा था। आरव का गुस्सा ठंडा देख कर सनम उससे बात करने की सोचती है। आरव उसके मन की बात पता चल गई थी। वो बोलता है, कुछ कहना है क्या? सनम धीरे से बोलती है, इतना गुस्सा करना ज़रूरी है क्या? आरव कुछ देर चुप रहता है और फिर सनम के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, कोई तुम पे कुछ भी बोले और मैं चुपचाप देखता रहूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हें रुलाने वाले को मैं खून के आंसू रुलाऊंगा, पर वो हमारे गेस्ट हैं, कुछ दिनों बाद चले जाएंगे, तो तब तक कंट्रोल कर लो सनम। सनम बोलती है, चाहे कोई गेस्ट हो या कोई और, तुम्हें तकलीफ़ देने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आरव आगे कुछ बोलता उससे पहले उसके फ़ोन रिंग करता है। वो कॉल अटेंड करता है और कुछ बात करके कॉल कट कर देता है। फिर सनम का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, चलो। पर कहाँ? सनम उससे पूछती है, कितने सवाल करती हो तुम? थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। और आरव सनम को लेके ऑफिस से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर घर की सफाई करते हुए मधु की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो सनी लियोनी से काम वाली बाई बन चुकी थी। वहीं सब लोग उसकी हालत देख के हंसे जा रहे थे। कभी कोई बुलाता, ये धूल रह गई है। कभी कोई बुलाता, तुमने तो अच्छे से झाड़ू नहीं लगाई। कभी कोई बुलाता, तुम्हें सही से नहीं पोछा लगाया है। इस बार इस बार मधु के सब्र का बांध टूटने वाला था। वो पोछा लगा ही रही थी कि तभी उसके लगाए हुए पोछे में आकर उसको पूरा ख़राब कर देता है। वो अपना सिर उठा के देखती है और फिर गुस्से चिल्लाते हुए बोलती है, अबे ओ बुढ़िया, दिखाई नहीं देता, मेरा पूरा पोछा ख़राब कर दिया। बूढ़ी होगी तू और तेरी माँ, मैं अभी तक स्वीट 16 ही हूँ। औरत बोलती है, तुमने मुझे बूढ़ी बोला? तुम्हारी इतनी हिम्मत? गुस्से से औरत पे हाथ उठा देती है और
वो औरत उसका हाथ पकड़ के उसके कमर पे लगा देती है और ज़ोर से मोड़ देती है। मधु दर्द से चीखने लगती है, छोड़ो मुझे, मधु बोलती है। उसकी आवाज़ सुन के सब हॉल में आ जाते हैं। दादी वहाँ आके बोलती हैं, छोटी ये क्या कर रही हो तुम? जीजी ये आपके घर की नौकरानी कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी, बस इसकी थोड़ी अकल ठिकाने लगा रही हूँ और कुछ नहीं। ये है दादी ये है दादी की रॉकिंग सिस्टर निवेदिता निवेदिता। हम उन्हें दादी मासी ही बोलेंगे। ये भी हमारी कॉल दादी जैसे ही हैं, बस थोड़ी सी शरारती हैं और कुछ नहीं। इन्हें सब बर्दाश्त है, लेकिन कोई इन्हें बूढ़ा बोले तो उनका खून खौलने लगता है। वही काम मधु का कर दिया था। अब बस पता नहीं दादी मौसी क्या करेंगी उसके साथ। दादी मौसी और भी कस के उसके हाथ के पकड़ को मधु मधु के हाथ की दादी मौसी और भी कस के पकड़ कर मधु के हाथ को मोड़ देती हैं। मधु दर्द से चिल्लाते हुए बोलती है, छोड़ दो मुझे प्लीज़। बात को बढ़ता देखे दादी बीच में आती है और दादी मौसी से मधु का हाथ छुड़वा देती हैं। मधु अपना हाथ लेकर रोते हुए रूम में भाग जाती है। छोटी तुमने आते ही सबकी खिंचाई शुरू कर दी। दादी बोलती है, अरे नहीं जीजी, वो तो बस कुछ ज़्यादा ही अच्छा पोछा लग रही थी, तो बस उसका थोड़ा सबक सिखा रही थी और कुछ नहीं। लेकिन जो भी था मज़ा आ गया। दादी मौसी आरव अंदर आते बोलता है और आके दादी मौसी के पास बैठ जाता है। दादी मौसी ज़ोर से हंसते हुए बोलती है, वैसे ये मेकअप की दुकान मिली कहाँ तुम्हें? ये तो आपको बुआ जी ही बताएंगी। आरव बुआ जी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है तो खुद एक कॉर्नर में खड़ी थी, क्योंकि उन्हें दादी मौसी से बहुत डर जो लगता था। अच्छा तो ये इनकी पसंद है, वैसे देख के ही पता चल रहा था इनकी और इसके अलावा और इनका काम कोई कर ही नहीं सकता। दादी मौसी बोलती हैं, वैसे कामिनी, ओ सॉरी मेरा मतलब है कामिनी, नहीं वैसे कमीनी, ओ सॉरी मेरा मतलब है कामिनी, तुम मेरे पैर छूने के आशीर्वाद नहीं लोगी? दादी मौसी बोलती हैं। दादी मौसी की बात सुन के सबके मुंह में दबाए हंसने लगते हैं। वहीं बुआ दादी मौसी के पास आके उनके पैर छूने लगती हैं कि दादी उनकी पीठ पे एक ज़ोरदार पंच मारती है। बुआ पूरी दादी मौसी के चरणों में समर्पित हो जाती हैं। अब तो सबके लिए कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया था और सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। दादी मौसी उनके बालों को पकड़ के ज़ोर से हिलाते बोलती हैं, सदा खुश रहो, अपनी घटिया चलना बंद कर दो और उस घर को बख्श दो। इतना बोल के दादी मौसी चुप हो जाती हैं, क्योंकि दादी उन्हें घूरे जा रही थी। वहाँ से उठ वो वहाँ बुआ वहाँ से उठ के अपने रूम में चली जाती हैं और जाते हुए अपनी खतरनाक गुस्से वाली नज़र सब पे डालते हुए बोलती हैं, इस बेइज्जती का बदला अगर मैंने सबसे ना लिया तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 51 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 52 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 52 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। सब लोग थोड़ी देर में लंच के लिए करते हैं और रेस्ट करने अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दादी मौसी लंच के टाइम पे भी बुआ और मधु को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी, लेकिन बुआ खून का घूंट पिए चुप रह रहती हैं और मन ही मन खुद को प्रॉमिस कर देती हैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लेके रहेंगी। रूम में मधु अपने बेड पर लेटी हुई थी और अपने कमर पे हॉट वाटर बैग रखा हुआ था। उसे अपनी कमर में काफ़ी पेन हो रहा था। उसने तो आज से पहले कभी झाड़ू को भी शक्ल नहीं देखी थी और आज तो उसे अपनी नाजुक हाथों से पोछा भी लगाना पड़ रहा था। तभी रूम का डोर ओपन होता है और बुआ अंदर आती हैं और मधु की ओर ऐसी हरकत देख के उससे पूछती हैं, क्या हुआ तुम्हें? मधु अपनी आंखों से आंसू निकालते बोलती है, आपने तो कहा था कि आरव से शादी के बाद मैं एक रानी बन के रहूँगी, लेकिन इस घर में आते ही मुझे काम वाली बना दिया गया। क्या इस दिन के लिए आपने मुझे बनारस से लेकर आई थी? मेरे नेल भी ख़राब हो गए हैं, अब मुझे फिर से पाला जाना पड़ेगा। मेरी कमर भी इतना दर्द हो रहा है और आप वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? मुझे दवाई लगाइए। बुआ अपने मन में मधु गाली देते हुए बोलती हैं, मैं तो इस लड़की को कुछ और ही समझाया रखा था। मुझे लगा था कि इसकी शादी आरव से करवा के मैं राज करूँगी इस घर पर मुझे फिर से पैसे दे के घर पे मुझे फिर पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये मुझसे ही बड़ी नौटंकीबाज है। एक वो सनम है जिसको मैंने इतना कुछ बोल दिया, फिर भी वो उसका उफ तक नहीं की, और ये है। मधु फिर से बुआ जी को आवाज़ देती बोलती है, आप खड़ी खड़ी क्या सोच रही हैं? अब मुझे दवाई भी लगा दीजिए और हाँ, थोड़ा मेरे शोल्डर भी दबा दीजिएगा, बहुत पेन हो रहा है मुझे। बुआ अपने दिल पे पत्थर रखे मधु की कमर में दवाई लगाती हैं। मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है और इस गधी का तो मैं
बाद में देख लूँगी, बस एक बार मेरा काम हो जाए। वहीं दूसरी ओर आरव अपने स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था। सनम दादी के साथ बिजी थी और दादी मौसी रेस्ट कर रही थी। शाम को 4 बजे आरव का काम फिनिश हो रहा था और वो सनम को कॉफ़ी को बोलता है और अपने रूम में आ जाता है। सनम आरव की कॉफ़ी लेके रूम में आती है और उसे देती है। आरव सोफे बैठ के अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। सनम वहाँ से जाने को होती है कि आरव उसका हाथ पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है। सनम आरव के खींचने से एकदम से डर जाती है। सनम अटकते हुए बोलती है, क्या कर रहे हो? आरव बहुत ही सीरियसिंग वॉइस में बोलता है, क्यों, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ? सनम उसकी गोद से उठने की कोशिश करती, लेकिन आरव और भी कस के उसके पकड़ लेता, उसके पेट पे अपने हाथों को लपेटता है और दूसरे हाथ उसे कॉफ़ी पिलाता है। आरव के छूने से ही सनम की हालत ख़राब हो रही थी। वो चुपचाप कॉफ़ी पी लेती है। ऐसे आरव एक सिर ऐसे आरव एक सिप खुद लेता और एक सिप सनम को देता। कॉफ़ी फिनिश हो जाती है और सनम उसकी गोद से उठने की कोशिश करती, लेकिन आरव अपने दूसरे हाथ को उसके पेट पर लपेट देता है। सनम अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और अपनी पीठ आरव के सीने पर टिका देती है और धीरे से बोलती है, अब क्या हुआ? आरव के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है और सनम के कान के शक करने लगता है, किस करने लगता है। सनम कस के उसके हाथों को पकड़ लेती है। आरव प्लीज़ परेशान मत करो ना, सनम धीरे से बोलती है। आरव हंसते बोलता है, इतनी जल्दी परेशान हो गई, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। सनम एकदम से आंखें खोलती है और बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती है, जैसे बोल रही हो, तुम थोड़ी ना कुछ करते हो, जो करती हूँ वो मैं ही करती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो बीवी जी, ये बताओ परसों मेरा बर्थडे है, मुझे क्या गिफ्ट दोगी तुम? कुछ नहीं दूंगी, सनम थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है। आरव शौक रह जाता है, बोलता है, क्यों नहीं दोगी तुम? अपने इकलौते पति के बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं दोगी तुम? दिस इज़ नॉट फेयर। वैसे भी शादी के बाद ये मेरा फर्स्ट बर्थडे है, मुझे तो गिफ्ट चाहिए और तुम्हें देना ही होगा, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँगा। आरव अपनी एक आईब्रो उठा के बोलता है, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, मैं तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं दूंगी, ये तुम्हारी सज़ा है, समझे? सनम हल्के गुस्से से बोलती है। आरव एक झटके से सनम के सोफे पर लेट जाता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसके चेहरे के पास जाते हुए बोलता है, अभी मैं तुम्हें परेशान किया ही कहाँ है? अभी तो मैं तुम्हें परेशान करने वाला हूँ और अगर तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया तो मैं तुम्हें क्या हाल करूँगा, तुम सोच भी नहीं सकती। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि सनम को समझने का मौका ही नहीं मिलता। आरव सनम की गर्दन पे किस करने लगता है। आरव सनम को किस करने में साथ साथ काट भी रहा था, जिससे सनम को दर्द हो रहा था। आरव धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। सनम को पता था अगर आरव ने अपना कंट्रोल खो दिया तो वो उसे रोक नहीं पाएगी। सनम एकदम से बोलती है, तुम गिफ्ट चाहिए तो दूंगी। आरव उसकी बात सुन के फेस पे आरव की उसकी बात सुन के उसके फेस पे जंग जीतने वाली स्माइल आ जाती है और बोलता है, ठीक है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी बीवी जी, आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे अब ये भी सुन लो कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए। आरव धीरे धीरे सनम के पास जाने लगता है, उसके गिफ्ट के बारे में बताता है। सनम की आंखें आरव की बात सुनते सुनते बड़ी होती जा रही थी। सनम बच्चों सी शक्ल बना के बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे नहीं होगा, कोई और गिफ्ट मांग लो। आरव नाम में अपनी गर्दन हिला देता है और रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं सनम गिफ्ट के बारे में सोचती रह जाती है। शाम को सब हॉल में बैठे गप्पे लगा रहे थे, तभी मधु घर के अंदर आती है। उसको देख के ही दादी मौसी के दिमाग में खुराफात आती हैं। वो बोलती हैं, ओ मधुमक्खियों की निचोड़, इधर तो आ। सब लोग दादी मौसी को कन्फ्यूज़न में देखते हैं। सबको अपनी ओर देखता पाकर दादी मौसी बोलती हैं, अरे इसका नाम मधु है ना, और शहद भी तो मधु होता है और मधुमक्खी तो शहद बनाती है ना, तो इसलिए। दादी मौसी की बात के पॉइंट को देख के सब मुंह दबाए हंसने लगते हैं और वहीं दादी अपना सिर पीट लेती हैं। वही उनकी बात सुन के मधु और बुआ का चेहरा देखने लायक हो गया था। वो चिढ़ते हुए उनके पास आती हो बोलती है, बोलिए, जाओ मेरे लिए और बाकी सब के लिए चाय बना के ले आओ और फिर सबके लिए रात का डिनर भी रेडी करना, समझी? चलो अब निकलो। दादी मासी बोलती हैं। उनकी बात सुन के मदी बोलती है, चाय बना दूँ, चाय बना के दे दूँ? फिर हंसते बोलती है, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये सब करूँगी? मैं आपकी सर्वेंट नहीं हूँ। अच्छा तुम सही बोल रही हो, तुम तो चुड़ैल हो। वैसे वैसे सुबह तो पोछा लगा रही थी तुम, और अब क्या हुआ? मैं तो तुम्हें इतना अच्छा चेफ वाला काम दिया है, पर लगता है तुम्हें कोई बात नहीं, कोई
तुम्हें तो बाई वाला काम ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है, जब तुम इतना ही बोल रही हो तो मैं तुम्हें वही काम दे देती हूँ। तुम कल से रोज़ पोछा लगाओगी। दादी मासी की बात सुन के मधु कुछ बोलने को होती कि बुआ जी उसे इशारा से रोक देती हैं। मधु गुस्से से गुनगुनाते हुए अपने रूम में जाती है और उसके पीछे पीछे बुआ भी जाती हैं। दादी मौसी बोल पड़ती हैं। कढ़ाई के साथ उसकी चम्मची भी है और बाकी सब उनकी बात पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वहीं दादी सबके घूरने लगती हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर 52 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 52 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पर लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।